अगर सीज़न 1 और सीज़न 2 नहीं देखा तो पहले वो देख लो। पिछले पार्ट में हमने देखा था जब रिवर डिफाइंग सेक्टर मिडल स्ट्रीम में स्काई रिवर कोर्ट की जगह लेता है तो स्काई रिवर के सारे रिसोर्सेज रिवर डिफाइंग सेक्टर के पास आ जाते हैं। इस बात से बाकी के मिडल स्ट्रीम के सेक्टर चुप नहीं रहते और वो रिसोर्सेज छीनने के लिए फिर से लेगेसी ट्रायल करना चाहते हैं। इस ट्रायल में सिर्फ बाय ही इंटरेस्ट के लिए क्वालिफाई करता है। ट्रायल में पहले तो दूसरे सेक्टर्स बाय को एक भी सील नहीं लेने दे रहे होते, इसलिए बाय अपनी पॉइजन पिल यूज़ करता है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक काम नहीं करती। फिर बाय बचने के लिए सील माउंटेन के अंदर चला जाता है। वहाँ बाय को पता चलता है कि बाय एक ऐसी जगह है जहाँ पहले कोई नहीं आ पाया। तब अचानक माउंटेन ग्लो करने लगती है। दूसरी टीम्स ने जो सील जमा की थी वो सारी बाय की बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती हैं और साथ में बाय को मिडल स्ट्रीम की 10 सीक्रेट टेक्निक में से एक टेक्निक ह्यूमन माउंटेन आर्ट्स मिलती हैं। बाय जब बाहर आता है तो बाकी के एल्डर्स अपने स्टूडेंट्स को इंजर देखकर बाय को सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन मिशनरी आकर उन्हें रोकता है। मिशनरी के जाने के बाद सबको समझ आ जाती है कि सारे रिसोर्सेज अब रिवर डिफाइंग सेक्टर के पास हैं, इसलिए वो हंग को मक्खन लगाने लगते हैं। अब आगे उधर सेक्टर में कोई बात कर रहा होता है। यंग पैट्रियार्क ने सारे सेक्टर के लिए जो किया है उस वजह से उनके लिए वेलकम पार्टी रखी जा रही है। बाय अब सारे सेक्टर की लड़कियों का ड्रीम हस्बैंड बन गया है, लेकिन मैं तुम बाय के सबसे ज़्यादा क्लोज हो। सारी लड़कियां बाय से कह रही होती हैं, बाय तुम हमारे हीरो हो। बाव कहता है कि बाय ने अकेले ही तीनों सेक्टर को हराया है। इस तरह की वेलकम सेरेमनी देखकर बाय कहता है ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। मैं बाय को एक पाउच देती है, लेकिन वो बाय के लिए गिफ्ट लाना भूल गई थी। बाय मे से पाउच लेता है, जिससे मे शर्माते हुए भाग जाती है। पाउच में मे ने बाय के लिए एक मैसेज लिखा है, मैं चाहती हूँ कि बाय हमेशा सेफ रहे और हमेशा हेल्दी रहे, और मैं चाहती हूँ कि बाय हमेशा मेरे साथ रहे। बाय सोचता है कि मे इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है, और तब वहाँ जून को देखकर बाय ब्लश करने लगता है। सॉन्ग आकर जून पर कपड़ा डालता है। बाय कहता है ये सब इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं। फिर उसे याद आता है कि पैट्रियार्क ने क्या कहा था और उसे समझ आ जाती है ये सब पैट्रियार्क ने किया है। बाव कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बाय कहता है अभी मेरे पास इन चीज़ों का समय नहीं है, अभी मैं अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहता हूँ। उधर सिटी में 2 लड़कियाँ बाय को हेलो कहती हैं, लेकिन बाय के जाने के बाद लड़ने लगती हैं। एक कहती है यंग पैट्रियार्क मुझे देख रहे थे, लेकिन दूसरी कहती है नहीं वो मुझे देख रहे थे। बाय जब ढाबे पर चाय पी रहा होता है तो लड़कियां विश करती है कि वो बाय का कप होती। तब रात को बाय रिलैक्स करते हुए सोचता है सच पे गर्म पानी से सारी थकान उतर जाती है, और तब फिर से बाहर से आवाज़ें आने लगती हैं। जून और मे बाहर उन लड़कियों से कहती हैं यंग पैट्रियार्क अभी आए हैं, उन्हें रेस्ट करने दो। एक लड़की जून और मे से कहती है माना तुम लोग यंग पैट्रियार्क के क्लोज हो, इसका मतलब ये नहीं है कि यंग पैट्रियार्क ने तुम्हें चुन लिया है, हमें भी उतना ही हक है जितना तुम्हें। ये सुनकर जून कुछ नहीं बोल पाती, और तब एक बड़ी सी लड़की कहती है बाय तुम मुझे भूल कैसे सकते हो। बाय गुस्से में अपनी स्पिरिट बॉडी समन करके कहता है सेक्टर अभी स्टेबल नहीं हुआ और तुम लोगों को शादी की पड़ी है। अगर अब किसी ने दोबारा शादी की बात की तो सेक्टर के रूल्स के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर लड़कियां कहती हैं बाय कितना बहादुर है, अब मुझे वो और भी ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। बाय के घर को लड़कियों ने घेर लिया है। लड़कियां कहती है कि बाय तुम हमारे साथ क्लोज डोर कल्टीवेशन करो। बाहर शोर की वजह से बाय अपनी कल्टीवेशन पर फोकस नहीं कर पा रहा होता। कुछ समय बाद आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। बाय बाहर देखने जाता है और तब बहुत सारे लव लेटर अंदर आने लगते हैं। एक लव लेटर में लिखा होता है बाय उस रात तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए, तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेली हो गई। बाय कहता है कोई मुझे बचा लो, मैं और नहीं सह सकता। तब पैट्रियार्क्स बात कर रहे होते हैं बाय की मैरिज की न्यूज़ कैसे लीक हो गई, चलो एक तरह से ये अच्छा ही हुआ। हाँ कहता है कि मेरी नज़र में एक लड़की है, मैं बचपन से ही बाय के साथ बड़ी हुई। ब्लड पैट्रियार्क कहते हैं कि मैं अभी बच्ची है और ब्लड सेक्टर में सब जानते हैं बाय और जून की जोड़ी कितनी अच्छी है। पेल पैट्रियार्क कहता है वैसे तो हमारी मानो भी ये जगह ले सकती है, फ्यूचर में पेल स्ट्रीम को उसी ने संभालना है। प्रोफाउंड पैट्रियार्क कहता है मेरी नज़र में कोई नहीं है, लेकिन अगर बाय चाहे तो हमारे क्लैन में से किसी को चूज कर सकता है। उधर बाय को बुरे सपने आ रहे होते हैं और उसे लगता है कि ये शादी भी एक बुरा सपना है, और जब उसकी आंख खोलेगी तो ये सपना खत्म हो जाएगा। तब टिडान बाय को लड़कियों के कपड़े देता है। बाय कहता है मैं लड़कियों के कपड़े नहीं पहनूंगा, लेकिन बचने के लिए बाय लड़कियों का रूप लेकर बाहर आता है, और तब वही आदमी जैसे दिखने वाली लड़की बाय का पाँव पकड़ लेती है और कहती है बाय मेरे प्यारे मेरे से दूर मत जाओ। बाय घबरा जाता है मुझे जाने दो। बाय की आवाज़ सुनकर लड़कियां जाग जाती हैं और पूछती है कि तुम कौन हो। बाय बताता है कि मेरी जैसी बदसूरत लड़की को यंग पैट्रियार्क के साथ होने का कोई हक नहीं। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, और तब बाय वहाँ से भाग जाता है। सारी लड़कियों को लगता है अच्छा ही हुआ वो लड़की चली गई, वरना कंपटीशन टफ हो जाता। बदसूरत लड़की कहती है लेकिन फिर भी वो मेरी ब्यूटी के सामने कुछ नहीं थी। बाय सोचता है ये इतना बड़ा सेक्टर है, लेकिन मेरी छुपने की कोई जगह नहीं है। तब बाय देखता है कि बाव लड़कियों को एक बुक बेच रहा होता है जिसमें लिखा है बाय को क्या चीज़ें पसंद हैं और क्या चीज़ें नहीं। बाव बताता है कि उसने जो बाय की शादी की खबर दी थी वो झूठी नहीं थी, और इस बुक में भी सब कुछ सच लिखा है। बाय को समझ आ जाती है उसकी शादी की खबर बाव ने फैलाई थी। बाव डिवाइनर को कहता है तुम ये बुक क्यों पढ़ रहे हो, कहीं तुम्हें भी बाय में इंटरेस्ट तो नहीं।
और तब बाय आकर बुक ले लेता है और कहता है कि मेरे जैसा बनना इतना ईजी नहीं है। बाओ माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि जैसा आप समझ रहे हो वैसा नहीं है। बाय को गुस्सा आता है और वो उन दोनों को लड़कियों वाले कपड़े पहनाकर कहता है अब से तुम लोग मेरे साथ रहोगे। डिवाइनर कहता है मैंने क्या किया है, इस सब में मुझे क्यों घसीट रहे हो। बाय को गुस्सा आ जाता है और तब रिवर डिफाइंग सेक्टर की सबसे प्यारी लड़की मानो वहाँ आती है। मानो बाय से कहती है क्या यंग पैट्रियार्क मुझे थोड़ा सा समय दे सकते हैं। बाओ बाय से कहता है लगता है तुम जवान होने वाले हो। बाय कहता है इस सब का क्या मतलब है। बाय कहता है तुम लोगों को तो मैं बाद में देख लूंगा। बाय मानो से कहता है जो भी कहना है जल्दी कहो। मानो कहती है कि मेरे पास समय कम है, मुझे ये करना ही होगा। लेकिन तुम मेरी बात सुनो, मुझे ये बेवकूफ़ी करनी पड़ी है। ये बाइंडिंग अरे नेशन सोल लेवल की है, तुम अपने गोल्डन कोर से बाहर नहीं निकल पाओगे। तब बाय को हिलता हुआ देखकर मानो शौक हो जाती है। बाय बताता है कि उसने अरे को पहले ही सेंस करके शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट कर लिया था। मानो पूछती है अगर तुम्हें पहले से ही पता था तो तुम बोर्ड में मेरे साथ क्यों आए, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। बाय बताता है कि हमने साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी और मुझे पता है कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगी, और मुझे ये भी पता है कि टिडान को तुमने ही कपड़े दिए थे ताकि मैं बचकर बाहर निकल पाऊँ। मानो कहती है कि मुझे नहीं पता। ये सब बताने के बाद तुम मुझ पर ट्रस्ट कर पाओगे या नहीं। हेवन रीचिंग कॉन्टिनेंट को हेवन रीचिंग रिवर ने घेरा हुआ है, लेकिन उसके बाहर एक ऐसी जगह है जहाँ कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। वही मेरा घर है जिसे वाइल्ड लैंड कहा जाता है। अगर कल्टीवेशन सेक्टर्स को गवर्नमेंट कहा जाए तो हमारी वाइल्ड लैंड के लोग बागी हैं। बाय कहता है कि तुम लोग क्या चाहते हो। मानो बताती है कि हम लोग कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाना चाहते हैं। बाय को समझ नहीं आती। मानो बताती है कि तुम भी उसी पीढ़ी से हो और तुम्हारे अंदर भी वाइल्ड लैंडर का खून बह रहा है। ब्लड एंसेस्टर भी वाइल्ड लैंडर थे और अनडाइंग मेथड भी वाइल्ड लैंड की टेक्निक है। मानो कहती है मैं वाइल्ड लैंड की रिप्रेजेंटेटिव तुम्हें हमारा साथ देने की ऑफर देना चाहती हूँ। हम तुम्हें हर तरह की हेल्प करेंगे, बदले में तुम्हें सही समय पर हमारी एक रिक्वेस्ट माननी होगी। बाय कहता है मैं तुम पर क्यों ट्रस्ट करूं। मानो कहती है हम तुमसे कोई ऐसी रिक्वेस्ट नहीं करेंगे जिससे रिवर डिफाइंग सेक्टर खतरे में पड़ जाए, और तुम हमारे ऊपर ट्रस्ट करो, इसलिए तुम जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो हम तुम्हें देंगे। बाय कहता है कि मैं एक पर्सन की इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे उसकी रियल आइडेंटिटी बता दो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। उस पर्सन का नाम लुंग फे है। अपर स्ट्रीम स्काई डोमेन सेक्टर के बाहर कोई वाइल्ड लैंडर्स को बेरहमी से मार रहा होता है। मानो को जब ये पता चलता है तो वो घबरा जाती है। मानो बाय को बताती है हम कुछ भी पता नहीं लगा पाए। बाय कहता है तुम तो कह रही थी कि हमारा इन्फॉर्मेशन नेटवर्क सारे हेवन रीचिंग कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। मानो कहती है जिस लड़की की इन्फॉर्मेशन तुम निकालना चाह रहे हो उसका बैकग्राउंड सिंपल नहीं है। हमारे बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर मारे गए और हायर सेक्टर स्टारी स्काई डोमेन सेक्टर के इन्वेस्टिगेटर जिंदा नहीं बचे। अगर तुम भी जिंदा रहना चाहते हो तो उसका पीछा छोड़ दो। बाय कहता है मैं उसका पता लगा कर रहूँगा। मानो कहती है लगता है वो लड़की तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ टाइम बाद एक एनर्जी फोर्स सारे रिवर डिफाइंग सेक्टर को घेर लेती है। डिवाइनर का आर्टिफैक्ट टूट जाता है और वो कहता है कि ये अच्छा नहीं है, और तब एक हाथ बाहर आता है। एल्डर कहते हैं ये प्रेशर सेलेस्टियल लेवल का है। मानो कहती है ईस्टर्न लाइन में सिर्फ एक ही कल्टीवेटर है जो ये प्रेशर डाल सकता है, और वो एक लड़का है। तब लिन युआन सामने आता है और अपना नाम बताता है। मैं स्टारी स्काई डोमेन पैट्रियार्क लिन युआन हूँ। आंग स्काई डोमेन के पैट्रियार्क को वेलकम करता है। लिन युआन कहता है खड़े हो जाओ। बाय कहता है क्या ये एक सेलेस्टियल लेवल की पावर है। लिन युआन कहता है कि मैं मास्टर सेक्टर के लिए एक होस्टेज लेने आया हूँ ताकि वो मास्टर सेक्टर में कल्टीवेट करे। लिन युआन स्पिरिचुअल एनर्जी देखता है और तब उसे वहाँ फीन स्पिरिट भी नजर आती है जो स्माइल कर रही होती है। लिन युआन कहता है ये मज़ेदार है और ऑर्डर देता है कि हाल में बैठकर बात करते हैं। किसी को भी समझ नहीं आती कि होस्टेज का क्या मतलब है। मानो एक्सप्लेन कहती है हायर सेक्टर स्काई डोमेन का रूल है। मिडिल स्ट्रीम के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन को उनके पास कल्टीवेशन के लिए होस्टेज बनाकर भेजा जाता है। इससे पता चलता है कि मिडिल स्ट्रीम सेक्टर हायर सेक्टर के साथ लॉयल है। बाय कहता है ऐसे तो हायर सेक्टर किसी को भी उठाकर लेकर जा सकते हैं और उसकी फ्रीडम गई तेल लेने। मानो कहती है इसलिए ही मैं तुम्हें कहती हूँ तुम्हें स्ट्रॉन्ग पावरफुल दोस्तों की ज़रूरत है। बाय कहता है तुम्हें क्या लगता है कहीं वो मुझे तो होस्टेज नहीं बनाना चाहते। अंदर लिन युआन कहता है हम बाय को होस्टेज बनाना चाहते हैं। हाँ कहता है मास्टर सेक्टर हम पर रहम करें, बाय अभी छोटा है और उसकी कल्टीवेशन भी थोड़ी है। ब्लड पैट्रियार्क बताता है बाय बहुत शैतान है और ना समझ है। लिन युआन कहता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम सारी ईस्टर्न लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। तुम्हें क्या लगता है क्या हम एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर को संभाल नहीं सकते। वैसे भी बाय को जो ह्यूमन माउंटेन आर्ट्स मिली हैं वो सिर्फ स्काई डोमेन में ही प्रैक्टिस की जा सकती हैं। हाँ कहता है लेकिन। लिन युआन कहता है तुम लोग अभी मिडिल स्ट्रीम में आए हो, वैसे तो तुम लोगों की औकात नहीं है कि किसी भी कल्टीवेटर को होस्टेज बनाया जाए। हाँ कहता है ये स्काई डोमेन का हम पर एहसान है। लिन युआन खुश हो जाता है और कहता है अगर तुम लोगों को और कुछ नहीं कहना तो मैं अनाउंस करता हूँ मैं स्काई डोमेन का रिप्रेजेंटेटिव बाय को होस्टेज बनाना चाहता हूँ। वो अपने साथ 5 गार्डियंस को लेकर आ सकता है और 10 दिन में उसे स्काई डोमेन में कल्टीवेशन के लिए आना होगा। और हाँ एक और लड़की को भी आना होगा, इसकी कल्टीवेशन यूनिक है। सब बात कर रहे होते हैं कि हम स्काई डोमेन के ऑर्डर के सामने कुछ नहीं कर सकते, वरना हमारे साथ भी वही होगा जो स्काई रिवर कोर्ट के साथ हुआ था।
बाय कहता है तुम लोग घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पैट्रियार्क बाय और उस लड़की को हाल में बुलाते हैं। मानो कहती है बाय ऐसे दिखा रहा है जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पर क्या बीत रही है ये उसे ही पता है। मास्टर ली बाय से कहता है तुम वापस जाओ, मैं जाकर बात करता हूँ। अंदर ली पैट्रियार्क से कहता है आप लोग इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो, मास्टर सेक्टर बहुत डेंजरस है। पैट्रियार्क्स कहते हैं कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ली कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं बाय को यहाँ से ले जाता हूँ। पैट्रियार्क्स कहते हैं कि बेवकूफ़ी वाली बात मत करो, क्या तुम चाहते हो कि रिवर डिफाइंग सेक्टर का भी वही हाल हो जो स्काई रिवर कोड का हुआ था। वैसे भी अपर स्ट्रीम के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है और हम बाय को अकेला नहीं छोड़ेंगे। फीन स्पिरिट बाय से कहती है कुछ चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं होती। ली उदास चेहरा लेकर बाहर आता है और बाय से कहता है कि मेरे साथ वॉक पर चलो। ली कहता है कि होस्टेज वाली बात में मैं कुछ नहीं कर पाया। बाय कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है कि मैं डीड हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, अपर स्ट्रीम मेरे सामने कुछ भी नहीं। ली बाय से कहता है कि अपने इमोशन मत छुपाओ। बाय कहता है कि मैं अपनी कल्टीवेशन का रास्ता खुद चुनना चाहता हूँ। अगर इस डिसीजन से मैं स्ट्रॉन्ग बनकर अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर पाऊँ तो मैं ये सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हूँ। बाय कहता है मैं ये सह नहीं सकता कि कोई मेरे घर आकर मेरे लोगों को धमकी दे। ली कहता है अगर तुमने अभी भी अपना इमोर्टल बनने का सपना नहीं छोड़ा तो मुझे लगता है कि स्काई डोमेन जाना तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ली बताता है सिर्फ टैलेंट होने से कोई स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। टर्मिनल स्ट्रीम में सबसे पावरफुल गोल्डन कोर, लोअर स्ट्रीम में नेसेंट सोल, मिडिल स्ट्रीम में सेलेस्टियल रेल्म, जबकि अपर स्ट्रीम में सबसे पावरफुल डिवाइन लेवल है जो सेलेस्टियल लेवल की पीक है। मिडिल स्ट्रीम में तुम्हारी पावर पर लिमिट लग जाएगी, इसलिए और आगे बढ़ने के लिए तुम्हें वहाँ जाना होगा जहाँ स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अपर स्ट्रीम में तुम्हारे नेसेंट सोल लेवल पर जाने के चांसेस 30% से बढ़ जाएंगे। बाय कहता है नेसेंट सोल से मेरी लाइफ 1000 साल से बढ़ जाएगी। ली कहता है टफ सिचुएशन में ही तुमने ब्रेक थ्रू किए हैं, मुझे तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र है, लेकिन अगर तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनना है और अपना इमोर्टल बनने का सपना पूरा करना है तो तुम्हें टफ सिचुएशंस का सामना करना होगा। एक घातक हथियार भड़काई हुई आग में ही बनता है। ली की बातें सुनकर बाय मोटिवेट हो जाता है। ली बताता है कि अब समय है तुम जान लो कि नेसेंट सोल रेल में कैसे पहुंचा जाता है। पहला मेथड नेसेंट सोल पिल है, लेकिन उससे तुम्हारी कल्टीवेशन यहीं तक रुक जाएगी। दूसरा मेथड 5 हेवनली सोल बीस्ट जमा करके नेसेंट सोल बनाना है, जिससे फ्यूचर में सेलेस्टियल लेवल किया जा सकता है। लेकिन तीसरा मेथड सबसे पावरफुल है। जब भी एक सेलेस्टियल मरता है तो वो अपनी सोल को एक एलिमेंट स्टेट छोड़कर जाता है। अगर तुम वो 5 सेलेस्टियल एलिमेंट सोल जमा करके नेसेंट सोल बना लो तो सेलेस्टियल और उससे भी ऊपर लेवल पर जाना पॉसिबल है। और तीसरे मेथड से तुम्हारे डबल गोल्डन कोर और हेवनली पाथ की वजह से तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल है। और तब ली बाय को एक ट्रेयर देता है। ये एक वुड लेवल सेलेस्टियल सोल होती है। ली बताता है कि इस वर्ल्ड में गिने चुने ही सेलेस्टियल लेवल कल्टीवेटर हैं और ये सोल फिजर सेक्टर का ट्रेयर था जो हंग ने तुम्हें देने का कहा है। और अगर तुम बाकी की 4 सोल्स भी जमा करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपर स्ट्रीम में जाना होगा। बाय कहता है मैं रिवर डिफाइंग सेक्टर का यंग पैट्रियार्क सेक्टर की उम्मीदों पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। हंग बाय से दिल में माफ़ी मांगता है क्योंकि वो उसे जाने से रोक नहीं पाया, लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है। कुछ टाइम बाद बाय एलिक्सर रिफाइन कर रहा होता है तो सब सोचते हैं कि समर में स्प्रिंग कैसे हो गया। आखिर बाय कौन सा एलिक्सर रिफाइन कर रहा है। अंदर बाय एलिक्सर रिफाइन कर लेता है। बाहर से टर्टल वो एलिक्सर देखकर लाल टपका रहा होता है। बाय कहता है ये एलिक्सर बहुत रेयर है, मुझे इसे छुपा कर रखना होगा। बाय एलिक्सर को एक बॉक्स में रखकर उसे टेलिस्मैन से सील कर देता है। बाय सोने चला जाता है और तब टर्टल छुपके से अंदर आता है। बाय सोचता है कहीं चोर डब्बा चुरा न ले, इसलिए अपने पास रखकर सो जाता है। रात को टर्टल चुपके से बॉक्स निकाल कर ले जाता है। टर्टल कहता है इसकी स्मेल इतनी अच्छी है कि मेरे से रहा नहीं जा रहा, यह टेलिस्मैन मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स होता है और उसके अंदर एक और। टर्टल को गुस्सा आता है, लेकिन आखिर में वो एलिक्सर देखकर खुश हो जाता है। टर्टल से रहा नहीं जाता और वो एलिक्सर खा लेता है। तब अचानक टर्टल की आंखें बंद होने लगती हैं। ये बाय का प्लान था। बाय टर्टल से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं ये रिवर डिफाइंग सेक्टर के लिए कर रहा हूँ। एलिक्सर बनाने के लिए तुम्हारी वाइटैलिटी की ज़रूरत है क्योंकि मैं सेक्टर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं वापस लौट पाऊंगा या नहीं, लेकिन जाने से पहले मुझे सेक्टर के लिए पावरफुल एलिक्सर बनाना ही होगा। बाय ट्रू स्पिरिट और ब्लड की यूज़ करता है और ऊपर ट्रबुलेशन क्लाउड्स बनने लगते हैं। हांग को बताया जाता है कि बाय के जाने में सिर्फ 3 ही दिन रह गए हैं और उसने अभी तक गार्डियंस भी सिलेक्ट नहीं किए। हांग को इस बात पर गर्व है कि बाय सेक्टर के लिए इतना कुछ कर रहा है। उधर पिल पर एक पावरफुल ट्रबुलेशंस गिरती हैं और बाय एलिक्सर बना लेता है। पैट्रियार्क बाय को देखने आते हैं। हांग रिवर डिफाइंग पिल को देखकर हैरान होता है। पिल बनाने के बाद बाय थक जाता है। बाय को ऐसे देखकर पैट्रियार्क्स को बाय की फिक्र होने लगती है। बाय कहता है मैं ठीक हूँ, इसकी कल्टीवेशन कम है, इसलिए पिल की पावर बस 3 ब्रेथ जितनी है। हांग बताता है कि 3 ब्रेथ्स की पिल भी हमारे सेक्टर को टफ सिचुएशन से बाहर निकाल लेगी। हांग बाय को बताता है उसने जो भी इस सेक्टर के लिए किया है वो कभी नहीं भूलेंगे। बाय ने साथ लेकर जाने के लिए गार्डियन सेलेक्ट करने हैं, इसलिए सबको कहा जाता है कि वो पार्टिसिपेट करें।
अगले दिन हंक बाय और वार्नर को रिवर डिफाइंग टोकन देता है ताकि वो अपने लिए 5 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गार्डियंस को चुन सकें। लेकिन वार्नर कहती है कि मुझे गार्डियंस की जरूरत नहीं है। ये देखकर बाय हंक से कहता है वार्नर ऐसे ही शर्मा रही है, क्या मैं उसका टोकन यूज करके अपने लिए और गार्डियन चुन सकता हूँ? हंक कहता है नहीं, ये मास्टर सेक्टर के रूल्स के अगेंस्ट है। उधर टर्टल खुद को कोस रहा होता है क्योंकि वो बाय के जाल में फंस गया। टर्टल कहता है कि उस शैतान ने मेरी बहुत सारी वाइटैलिटी चुरा ली। तब एक फर्नेस दूसरे फर्नेस पर गिरता है और एक के बाद एक फर्नेस गिरने लगते हैं। फर्नेस से एक ग्रीन और पर्पल लिक्विड बाहर आता है। उधर बाय कहता है कि कल मैं हाल में अपने गार्डियंस को सिलेक्ट करूंगा, इसलिए सब पार्टिसिपेट करना। तब बाय के घर में एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और सब डर कर भाग जाते हैं। यंग पैट्रियार्क से कहता है मुझे याद आया कि मैंने कुछ दिनों के लिए क्लोज डोर कल्टीवेशन करनी है, जिस पर हंक कहता है चलो दोनों साथ में चलते हैं। कुछ टाइम बाद बाय कह रहा होता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बाव बताते हैं कि इस बार आपके एलिक्सर ने किसी को नहीं छोड़ा, एसिड रेन की वजह से सब पागल हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी गार्डियन सिलेक्शन में हिस्सा लेगा, अगर कोई ना आया तो क्या होगा? बाय सोचता है वाइल्ड लैंडर की रिक्वेस्ट पर मानो अपर स्ट्रीम में उसके साथ गार्डियन बनकर जाएगी, लेकिन उसे और भी गार्डियन चाहिए। दूर से 2 लोग इधर ही आ रहे होते हैं, ये संग और जैंग होते हैं। संग कहता है ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा गार्डियन बनने के लिए कह रहा हूँ, मुझे बस अपर स्ट्रीम में जाना है। जैंग कहता है ब्रदर बाय, मैं तुम्हारा गार्डियन बनना चाहता हूँ और इस बात को प्रूव करूंगा कि मैं इस चीज़ के काबिल हूँ। बाय कहता है तो फिर ठीक है, आगे बढ़ो, दिखाओ मुझे तुम लोगों में कितना दम है। सॉन्ग ब्लड की टेक्निक से अटैक करता है और जैंग स्पिरिट टेक्निक से। बाय इंप्रेस होता है क्योंकि जैंग ने 3 बार अपनी सोर्ड को स्पिरिट डिफाइन किया है। डिवाइनर कहता है कि जैंग स्पिरिट डिफाइनिंग जीनियस है, उसे बाय का गार्डियन बनकर जाना चाहिए। बाव कहता है कि सॉन्ग भी कम नहीं है, उसकी फाइटिंग टेक्निक कमाल की है। दोनों ही नहीं चाहते कि उनके क्लैन का कोई भी पार्टिसिपेंट बाय का गार्डियन बने। जैंग बताता है कि उसने बाय के साथ पहुंचने के लिए दिन रात मेहनत की। बाव सॉन्ग से कहता है तुम जीत सकते हो, आगे बढ़ो। डिवाइनर को गुस्सा आता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि हर बार उनका क्लैन बलि का बकरा बने। दोनों लड़ने लगते हैं। जैंग बाय के कोल्डन को पुश करने लगता है और सॉन्ग भी ब्लड एंसेस्टर डिवीजन टेक्निक से अटैक करता है। बाय सीरियस नहीं होता और उसे लगता है कि इतना काफ़ी है। वो सॉन्ग से इंप्रेस होता है क्योंकि वो गोल्डन कोर के पास है और जैंग से भी क्योंकि उसने 3 बार स्पिरिट डिफाइनिंग की। बाय कहता है कि तुम दोनों ही मेरे गार्डियन बनोगे, लेकिन मुझे और गार्डियंस भी चाहिए। डिवाइनर और बाव को समझ आ जाती है बाय उन्हें क्यों देख रहा है। डिवाइनर कहता है कि मुझे नहीं, बाव को चुनो, जबकि बाव चाहता है कि बाय डिवाइनर को चुने। बाय कहता है कि 2 स्लॉट्स खाली हैं तो तुम दोनों को ही चुन लेता हूँ। अपर स्ट्रीम में स्काई डोमेन पैट्रियार्क लिन युआन कहता है फाउंडर होस्टेज मैटर खत्म हो गया है। फाउंडर कहता है तुम लोग भी अपनी अरेंजमेंट पूरी रखो। और तब स्टार डोमेन पैट्रियार्क बताता है वाइल्ड लैंडर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन हमने उन्हें ठिकाने लगा दिया है। मैं चाहता हूँ गेस्ट को स्टार डोमेन हैंडल करे। फाउंडर कहता है ठीक है, तुम कर सकते हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दी जाती है। भाई कहता है कि सेक्टर में कोई नहीं चाहता कि मैं जाऊं, लेकिन उन्हें इतने सारे गिफ्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तब वहाँ जून आती है और वो नहीं चाहती कि बाय मास्टर सेक्टर जाए। भाई कहता है तुम घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। जून कहती है हाँ एक और बात, क्यों ना हम वो कर लें, इससे पहले देर हो जाए। जब बाय और जून रोमांस कर रहे होते हैं तब मे वहाँ आती है। मे को गुस्सा आता है और वो पूछती है यहाँ क्या हो रहा है। जून कहती है तुम्हें क्या लगता है, और फिर दोनों बाय को लेकर लड़ने लगते हैं। दोनों चाहती हैं कि बाय जाने से पहले उनके साथ सारा समय बिताए। बाहर से बाय के दोस्त ये सब देखकर जेलस हो रहे होते हैं। जैंग आकर कहता है तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो, लेकिन फिर वो देखकर समझ जाता है कि वो गलत समय पे आया है। बाय सोचता है ये सही चांस है और कहता है कि मेरा जैंग के साथ एक इम्पोर्टेंट काम है। उधर कोई ली से पूछता है क्या तुम बाय के जाने पर उदास हो। ली कहता है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि बाय वहाँ सेफ रहे। आज बाय ने मास्टर सेक्टर जाना है। बाय जाने से पहले सबको थैंक्स कहता है उस प्यार के लिए जो उन्होंने दिया। बाय कहता है मैं सेक्टर छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन प्रॉमिस करता हूँ कि अपर स्ट्रीम में जाकर मन लगाकर मेहनत करूँगा और एल्डर्स की टीचिंग को याद रखूँगा। स्पेशली एल्डर ली, आप मेरे मास्टर और फादर दोनों हैं। मुझे नहीं पता कि मैं कब लौटूंगा, इसलिए अपना ख्याल रखना और बाकी सब भी। उधर बाय ने टिडान के लिए एक मैसेज छोड़ा है। टिडान, जब ये मैसेज तुम सुन रहे हो तब तक मैं जा चुका हूँगा, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें साथ नहीं लेकर जा सकता, तुम्हें सेक्टर में रहकर सबको प्रोटेक्ट करना है। बाहर का फास्ट फूड कम खाना और रात को जल्दी सो जाना और किसी को तंग मत करना। जब टिडान बाहर जाता है तब तक बाय जा चुका होता है। उधर कोई एक बूढ़े आदमी को बताता है रिवर डिफाइंग का होस्टेज बाय आ रहा है। ये वही लड़का है जिसने मिडल स्ट्रीम की रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को खराब किया था। एल्डर गुस्से से कहता है तुम इन छोटी सी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व नहीं कर सकते, एक नोबल पर्सन आने वाला है, उसे खुश करने पर ध्यान दो। उधर अपर स्ट्रीम के स्टारी स्काई डॉ एक्सट्रीम सेक्ट, जिसे मास्टर सेक्टर भी कहा जाता है, बाय इसकी ब्यूटी को देखकर हैरान होता है। बाकी सब भी ये देखकर हैरान होते हैं कि कैसे ये सेक्टर रेनबो पर खड़ा है। मानो बताती है ये रेनबो एक इल्यूजन है जो डिवाइन लेवल एल्डर ने बनाई है। इस रेनबो की 3 लेयर्स हैं, जितना ऊपर जाओगे स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती जाएगी। यहाँ की लोएस्ट लेयर में भी मिडल स्ट्रीम से 100 गुना ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है।
इस रेनबो की तीसरी लेयर हेवनली रेनबो में डिवाइन लेवल पैट्रियार्क और उसके चुने हुए मेहमान रहते हैं। डिवाइनर और बाव खुश होते हैं क्योंकि वो भी डिवाइन लेवल पैट्रियार्क के चुने हुए मेहमान हैं। बाय कहता है तुम लोग सही कह रहे हो। बाय बताने लगता है कि कौन किधर किधर रहेगा और फिर बताता है कि वो इस जगह रहेगा। सब खुश हो रहे होते हैं कि उनके यंग पैट्रियार्क कितने दयालु हैं। तब एक अरे एक्टिवेट होती है। उन्हें लगता है कि उनका अच्छे से स्वागत होगा, लेकिन अरे उन्हें बीच बाजार में फेंक देती है। मानो कहती है ये ईस्ट सिटी है जो मास्टर सेक्टर का लोएस्ट रैंक सिटी है। बाय कहता है घबराओ नहीं, मेरा यहाँ आम कल्टीवेटर से ज्यादा रैंक होगा, मैं तुम लोगों का ख्याल रखूंगा। तब एक आवाज बताती है बाय और वानर तुम अब मास्टर सेक्टर में आ गए हो, इसलिए रूल्स को फॉलो करना होगा। तुम्हारा रैंक लोएस्ट है इसलिए तुम्हें आउटर सेक्टर में रहना होगा। उन्हें विश्वास नहीं होता कि वो लोग मास्टर सेक्टर के ऑफिशियल डिसाइबल्स भी नहीं हैं। मानो समझाती है मास्टर सेक्टर में नेसेंट सोल के अंदर 7 रैंक्स हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल और ब्लैक। अपना रैंक इंक्रीज करने के लिए कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जमा करने होंगे। रेड और ऑरेंज रैंक के बाद हम लोग रेनबो की सेकंड लेयर में जा पाएंगे। सबको 10,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दिए गए हैं। पाओ ये सुनकर खुश होता है कि कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को स्पिरिट स्टोन की तरह यूज करके चीजें बाय कर सकते हैं। बाय कहता है तुम लोग घबराओ नहीं, इतने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स से हम इजीली आउटर सेक्टर में रह लेंगे। सिटी मार्केट में सारे मर्चेंट्स अपनी अपनी स्किल दिखा रहे होते हैं। जैंग यहाँ के वेपन से इम्प्रेस होता है। यहाँ सारी चीजें हाई क्वालिटी की हैं। थोड़ा घूमने के बाद सबको भूख लग जाती है। भाई कहता है यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि मेरी बॉडी फोकस करे बिना ही कल्टीवेट कर रही है। एनर्जी फ्लो ज़्यादा होने की वजह से जितनी स्पीड में एनर्जी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है उतनी ही स्पीड से निकल भी जाती है। वानर सोचती है अगर मैं लोगों के साथ रही तो हायर सेक्टर की नज़र में आ जाऊंगी, मुझे पहले खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा। वानर सबसे कहती है अब यहाँ से आगे मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगी। बाई को समझ नहीं आती कि इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है और तब सॉन्ग के पेट से भूख की वजह से आवाज़ आने लगती है। बाई कहता है मैं तुम लोगों को यंग पैट्रियार्क हूँ इसलिए आज मैं खाना खिलाऊंगा। एक रेस्टोरेंट वाला बाई को देखकर कहता है मुझे आप कोई नोबल लग रहे हो, आप क्या खाना पसंद करोगे। बाई कहता है तुम्हारी नज़र अच्छी है, यहाँ की बेस्ट डिशेज लाओ। जैंग कहता है क्या ये कम नहीं है। शेफ बताता है खाने के साइज पर मत जाओ, इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स हाई स्पिरिचुअल एनर्जी के हैं। ये सुनकर सब पेट भरकर खाने लगते हैं। शाम हो जाती है। बाई कहता है खाना अच्छा था, बिल बताओ। शेफ बताता है आपके हुए 45,670 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। बिल सुनकर सब शौक हो जाते हैं। सॉन्ग कहता है ये हमें लूट रहा है, एक रोटी 2,000 की, क्या सोने की रोटी है। बाई कहता है हम यहाँ आज ही आए हैं, हमें नहीं पता था कि चीज़ें इतनी महंगी हैं, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, क्या इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी। शेफ चलाता है लॉ एनफोर्समेंट। बाई सोचता है अगर अभी इनके साथ लड़े तो प्रॉब्लम बन जाएगी। बाई शेफ से कहता है तुम गलत समझ रहे हो, साइड पर आओ, प्राइवेट बात करनी है। कुछ टाइम बाद शेफ कहता है अपना ख्याल रखना और दोबारा ज़रूर आना। सॉन्ग को गुस्सा आता है लेकिन किसी को भी समझ नहीं आती कि क्या हुआ। तब हमें पता चलता है कि क्या हुआ था। बाई शेफ को मक्खन लगाता है और फिर कहता है कि तुम हमें जाने दो, तुम्हें गरीब की दुआ लगेगी। लेकिन शेफ नहीं मानता। बाई कहता है अच्छा तो फिर डिस्काउंट ही दे दो। शेफ कहता है अच्छा ठीक है, जो तुमने अच्छी बातें की हैं उसके लिए 70 रुपये छोड़ देता हूँ, तुम्हारा हुआ 45,600। बाई कहता है हम एक ही दिन में गरीब हो गए। दूर खड़े 2 लोग कहते हैं आगे आगे देखो होता है क्या। मानो माफ़ी मांगती है क्योंकि उसे इस चीज़ का पता नहीं था कि यहाँ चीज़ें इतनी महंगी हैं। बाई कहता है घबराओ नहीं, ऐसा नहीं है कि दुनिया ही ख़त्म हो गई, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले हमें रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। सेलर बताता है इतने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में इससे अच्छा घर नहीं मिल सकता। चारों साइड से अच्छी सनलाइट और फ्रेश एयर आती है, लेकिन ये घर किसी खंडर से कम नहीं होता। रात को बाई सबसे कहता है यहाँ चीज़ें बहुत महंगी हैं, लेकिन घबराओ नहीं, हम कल काम ढूंढने जाएंगे। सिटी में लोग किसी टास्क फोर्स की बात कर रहे थे। मानो बताती है उसने लोगों से इसकी इन्फॉर्मेशन ली थी। टास्क बोर्ड पर रोज़ एक फिक्स टाइम पर मिशंस डाले जाते हैं। एक टास्क को लोगों का फिक्स नंबर ही ज्वाइन कर सकता है। टास्क को डिफ़िकल्टी के हिसाब से A, B या C रैंक दिया जाता है। A रैंक के टास्क सबसे टफ होते हैं। बाय एक टास्क देखता है जिसमें ईस्ट सिटी के डेजर्ट रूइन से 500 डीमन फ्लावर कलेक्ट करने हैं, लेकिन 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स ही मिलेंगे। मानो बताती है कि कैसे टास्क एक्सेप्ट करने के लिए अपने टोकन में एनर्जी डालनी होती है। संग कहता है वो टास्क देखो, डुआन फार्मास्यूटिकल ग्रुप को पकड़ने के 8000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिल रहे हैं। बाय कहता है ये अच्छा टास्क है। इससे पहले वो ये टास्क लेते सारे लोग आकर टास्क लेने लगते हैं। टास्क पार्टिसिपेंट पूरे होने के बाद बोर्ड ग्रे हो जाता है। बाय कहता है अब हमें लो क्लास मिशन ही लेने पड़ेंगे, लेकिन तब और लोग आकर वो वाला टास्क भी ले लेते हैं। सॉन्ग कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। बहु कहता है मुझे एक डिलीवरी जॉब मिली थी, सोचा था उड़कर जल्दी से डिलीवरी कर आऊँगा, लेकिन सिटी में उड़ना मना है, जिसकी वजह से डिलीवरी लेट हो गई और मुझे फ़ाइन देना पड़ा। डिवाइनर कहता है मुझे डिडक्शन स्किल्स की जॉब नहीं मिली, तो मैंने वेटर की जॉब लेने की ट्राई की, लेकिन किसी ने भी मुझे जॉब नहीं दी और कहा कि तुम्हारी शक्ल देखकर कस्टमर भाग जाते हैं। डिवाइनर कहता है क्या मेरी शक्ल इतनी बुरी है कि अब मुझे वेटर की जॉब भी नहीं मिल सकती।
बाय सोचता है कहीं हमें टारगेट तो नहीं किया जा रहा। बाय सबसे कहता है मेरे पास एक प्लान है। अगले दिन सोंग, जैंग और डिवाइनर मिशन शो होने से पहले बोर्ड के सामने खड़े हो जाते हैं। जैसे ही डिसाइबल्स आगे बढ़ते हैं किसी चीज़ से स्लिप होने लगते हैं। रात को जब सोंग घर के बाहर फंगस से स्लिप होने वाला था तो बाय को ये आइडिया आता है। मिशन बोर्ड टावर के चारों साइड बाय की टीम ने स्लिपरी फंगस डाली है, जिसकी वजह से कोई भी मिशन बोर्ड के पास नहीं आ पाता। तब मिशन शो होने लगते हैं और बाय उड़ते हुए मिशन बोर्ड से मिशन उठाने आता है, लेकिन अचानक मिशन बोर्ड लॉक हो जाता है। लॉ एनफोर्समेंट वाले कहते हैं हमारे होते हुए कोई रूल्स नहीं तोड़ सकता। वो आदमी जो बाय को फॉलो कर रहा था दूर खड़ा स्माइल कर रहा होता है। लॉ एनफोर्समेंट वाले बाय को पनिशमेंट देते हैं, उसे ये जगह साफ करनी होगी और साथ में 3000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स का फाइन भी देना होगा। उधर पैलेस में कोई बताता है मास्टर ईस्ट सिटी के कीड़ों को सबक सिखा दिया है। लड़का कहता है अभी मेरे पास इन चीज़ों का समय नहीं है, तुम लोग उनसे डील करो। ग्रैंडपा ने कहा है कि 3 दिनों में वो पर्सन आने वाला है। उधर बाय की टीम 3 दिन से भूखी है और वो कोई मिशन नहीं ले पाए। बाय देखता है कि उसके साथी खाली पेट मेडिटेट कर रहे हैं और कहता है कि अब मुझे विश्वास हो गया है कि कोई हमें टारगेट कर रहा है। बाय कहता है घबराओ नहीं, मेरे पास कुछ हर्ब्स हैं जिन्हें सेल करके हम कुछ समय बिता लेंगे। सोंग को गुस्सा आता है क्योंकि वो किसी का एहसान नहीं चाहता और बताता है कि वो यहाँ स्ट्रॉन्ग बनने आया है। सोंग कहता है अब से मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। तब मानो भी जाने लगती है। बाय उसे रोकता है, लेकिन मानो कहती है कि वो किसी दोस्त से हेल्प मांगने जा रही है। डिवाइनर बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा होता है, लेकिन बाओ के आंसू उसके मुंह में जा रहे होते हैं। डिवाइनर बाय से कहता है मुझे पता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बांध रहा हूँ। बाय कहता है ऐसा नहीं है, तुम लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। फिर डिवाइनर कहता है अगर मैं चला जाऊँ तो तुम लोगों की प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। बाओ और डिवाइनर को पता है कि अगर वो बाय के साथ रहे तो टारगेट बनेंगे, इसलिए बाओ कहता है हम दोनों तभी वापस आएंगे जब एक सक्सेसफुल आदमी बन जाएंगे। बाय जैंग से कहता है अगर तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि अगर मेरे साथ रहोगे तो तुम भी टारगेट बन जाओगे। जैंग बाय से कहता है तुम घबराओ नहीं, मैं जाकर पैसे कमा कर लाता हूँ। बाय जैंग को स्पिरिट स्टोन देता है, लेकिन जैंग मना कर देता है क्योंकि ये मुश्किल समय में काम आएंगे। बाय के पास से जाने के बाद सब सोचते हैं क्या हमने सही किया। बाओ कहते हैं अगर हम साथ रहते तो हम कभी भी पैसे नहीं कमा पाते। मानो कहती है कि जब काम हो जाए तो सब रेनबो के नीचे मिलना। सुबह मार्केट में बाय देखता है एक आदमी किसी की इंसल्ट कर रहा है। ये स्काई फार्मेसी है, यहाँ कचरा नहीं खरीदा जाता। बाय शॉप में जाता है और पूछता है कि तुम लोग मेडिसिन बाय करते हो। शॉपकीपर बताता है हाँ, अगर क्वालिटी अच्छी हो तो अच्छी प्राइस मिल जाएगी। पिल्स को देखकर बाय हैरान होता है क्योंकि यहाँ ट्रेडिशनल पिल्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। बाय सोचता है अगर मैं अपनी स्किल्स यूज़ करूँ तो हमारे पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाहर लोग बात कर रहे होते हैं, ये सेलेस्टियल मैसेंजर थाई ची हैं। मैंने सोचा नहीं था कि अपनी लाइफ में कभी उन्हें देख पाऊंगी। इनका स्टेटस एंसेस्टर से भी ज़्यादा है। उधर सारे मास्टर सेक्ट एल्डर्स किसी को वेलकम कर रहे होते हैं और देखने में मुझे ये लड़की फे जैसी लग रही होती है। उधर बाय सोचता है मैं यहाँ अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मेडिसिन कल्टीवेशन पर फोकस करना होगा और सबको दिखाना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उधर मास्टर कहता है जूनियर सिस्टर, आपको लास्ट टाइम देखा था, आज आप उससे भी ज़्यादा प्यारी लग रही हो। वैसे तो आपकी हेल्प के लिए 2 डिवाइन लेवल कल्टीवेटर्स हैं, लेकिन अगर कुछ भी चाहिए हो तो मेरे से कहना। लड़की बताती है मैं यहाँ किसी ऑफिशियल विजिट से नहीं आई, यहाँ मेरा एक पर्सनल काम है। आदमी कहते हैं अच्छा ठीक है सिस्टर, फिर भी अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे कहना। उधर 2 कल्टीवेटर्स बाय पर नजर रख रहे होते हैं और सोचते हैं कि ये लड़का आखिर 2 दिन से कैसे बाय नहीं आया, कहीं अंदर भूख से मर तो नहीं गया। रात हो जाती है और बाय अंदर रिफाइनिंग कर रहा होता है। बाहर बहुत सारे जानवर पर्पल स्मोक की स्मेल से बाय के घर के बाहर जमा हो रहे होते हैं। अंदर बाय पेल बना लेता है और इस पेल की खुशबू ऐसी है जैसे किसी का स्पिरिचुअल सीप बाहर गया। वो पेल खाने वाला होता है, लेकिन बाहर से परिंदों की आवाज़ें आती हैं। बाय कहता है मैंने इस पेल में चेंजिंग की है, पहले इस माउस पर टेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पेल्स बहुत महंगी मिलती हैं, अगर ये चीज़ काम कर गई तो मैं अमीर बन जाऊँगा। सुबह जब बाय उठता है तो देखता है कि चूहा पिंजरे से बाहर भाग रहा है और अब वो बोलने भी लगा है। चूहा बाय से कहता है फिर मिलते हैं, सी यू सून बड़ी। बाय खुश होता है क्योंकि इसके पेल ने ना सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व की है, साथ में स्पिरिचुअल रेल्म भी ओपन कर दी। बाय मार्केट में जाकर अपना स्टॉल लगाता है। स्टारविंग पेल, ट्रैवल में साथ ले जाओ और भूख को भूल जाओ। लेकिन कोई भी कस्टमर नहीं आता। पास के शॉपकीपर्स कहते हैं लगता है तुम यहाँ नए आए हो, पुराने लोगों का काम नहीं चल रहा, तुम्हारा कहाँ से चलेगा। बाय कहता है तुम लोग कचरा बेच रहे हो, मेरी पेल किसी ट्रेयर से कम नहीं। बाय स्पीकर में बोलता है क्या तुम्हारा काम में मन नहीं लगता और सारा दिन थके थके रहते हो, अब और नहीं, एक बार ये पिल खाओ और सब कुछ भूल जाओ। बाय अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन कोई भी कस्टमर नहीं आता। बाय कहता है ऐसे तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगा, जब मैं पिल बना रहा था तब तो बहुत सारे जानवर जमा हो गए थे। फिर बाय को एक आइडिया आता है और वो पिल निकाल कर उसकी खुशबू को फैलाने लगता है। जैसे ही खुशबू पहले आदमी को आती है उसे ऐसे लगता है कि जैसे वो किसी फूलों के बाग में खड़ा है और उसका माइंड रिलैक्स हो जाता है।
तब बहुत सारे लोग बाय के स्टॉल के बाहर जमा होने लगते हैं। सब पूछते हैं कि इसकी स्मेल तो बहुत रिफ्रेशिंग है। बाय इसकी प्राइस बताता है सिर्फ 300 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। सब कहते हैं इतनी सस्ती, कहीं ये कोई स्कैम तो नहीं। बाय बताता है कि इससे 2 दिन तक भूख नहीं लगेगी और स्ट्रेस को तो भूल ही जाओ। सब सोचते हैं कि ये पिल या तो स्कैम है या फिर इसके साइड इफेक्ट्स होंगे। बाय बताता है एक लकी कस्टमर को पिल फ्री मिलेगी और एक वीक से बूढ़े आदमी को चुनता है। सबको लगता है कि मेडिसिन फेक है जब उस बूढ़े आदमी के मुंह से खून आने लगता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। बाय भी घबरा जाता है लेकिन फिर कहता है कि ऐसा रिएक्शन नॉर्मल है। उधर बूढ़ा आदमी खुद को 20 साल का फील करने लगता है। सब हैरान हो रहे होते हैं। इतना ही नहीं, बाय भी हैरान हो जाता है। उसने सोचा नहीं था कि ये पिल इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। कुछ ही सेकंड्स में सारी पिल सेल हो जाती हैं। तब एक गरीब लड़की बाय के पास आती है और पूछती है क्या कल भी ये पिल 300 की होगी। बाय देखता है कि ये लोग गरीब हैं और अनाउंस करता है मैं कभी भी इस पिल की प्राइस 300 से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करूँगा। आने वाले दिनों में वैसे तो बाय ने पिल की प्राइस इंक्रीज़ नहीं की, लेकिन वो एक ही दिन में सिर्फ 50 ही पिल बना पाता है जो कुछ ही सेकंड्स में बिक जाती। बाय के पास अब 1 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स होने वाले हैं। बाय सोचता है कि उसकी टीम क्या कारी होगी।